अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आबिद अंदलीब। आज एक अहम टॉपिक है हमारे पास। क्या हुआ फवाद चौधरी साहब का जो थप्पड़ उन्होंने मारा मुबशिर लुकमान को, यानी शाहिद ने हमें क्या बताया, इस पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि मैंने एक वीडियो की थी जनरल एजाज अवान साहब के साथ। उसमें उन्होंने बड़ी तफसील से ये बात बताई थी कि क्या क्या क्राइसिस हैं, दोनों कुव्वतों के क्या क्या मसाइल हैं। तो उसमें मैं अपना ज़ाती मौक़िफ़ भी आपको दूं कि मैं नहीं समझता कि अमेरिका इतनी बड़ी जुर्रत कर सकता है कि वो ईरान को ललकारे और इस तरह से बराह रास्त ईरान की किसी सरजमीन पे हमला करे। ईरान ऐसा मुल्क नहीं है कि जो एकदम से झुक जाएगा या इन सारी चीज़ों को जो है वो कबूल कर लेगा। अभी उन्होंने हाल ही में अभी अपने इतने कीमती एहसास, इतने कीमती जनरल को खोया है। तो उसका इंतकाम ईरान लेने की भरपूर कोशिश करेगा, उस पोजीशन में है। जाहिर है उसकी कौम का ये भी तकाजा है, उसकी कौमी गैरत का ये तकाजा है, उसकी इंटेग्रिटी का ये तकाजा है कि वो कभी भी इस चीज़ को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। वो किस सूरत में ये बदला लेता है, ये ईरान के थिंक टैंक्स पे मुनसर है, ईरान की अपनी फॉरेन पॉलिसी पे मुनसर है, ईरान की जितनी भी फैसला साज कुव्वतें हैं उन पे मुनसर है। अभी थोड़ी देर पहले हमने ये खबर भी मिली कि ईरान ने जो न्यूक्लियर डील थी उससे दस्तबरदारी का ऐलान किया। तो ये मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा जो रद्द-ए-अमल है, ईरान ने इसको अपनाया है। शायद इस तरह के और भी इवेंट्स हमें सक्सेसिव नजर आएंगे। जनरल एजाज अवान साहब का गो कि इसमें यह कहना था कि ईरान किसी एक अमेरिकन को हिट करेगा, अमेरिका के किसी एक जनरल को किसी दूसरे मुल्क में हिट करवा सकता है। ये उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। तो मैं ज़ाती तौर पर ये नहीं समझता, ईरान शायद इससे ज़्यादा एग्रेसिव जो है वो स्टांस अपनाएगा, एग्रेसिव स्टेप्स उठाएगा। वो हो भी सकता है। और ईरान की कौमी अहमियत का और कौमी गैरत का ये तकाजा भी है कि ईरान कंप्रोमाइज़ ना करे। चूँकि इससे पहले मशरिक़ वस्ता के जितने भी ऐसे ममालिक थे जो अमेरिका को ललकारते थे, जो अमेरिका के सामने आंखों में आंखें डाल के बात करते थे, जो अमेरिका के लिए थ्रेट थे, सिवाय ईरान के और फिर सिवाय जो सीरिया है उसके, तकरीबन सबको अमेरिका ने अपने रास्ते से हटा दिया। सबका जो है वो कला कमा कर दिया, सबका सफाया कर दिया। एक सीरिया बचा हुआ है, वो भी पिछले तकरीबन 6-7 साल से जो है वो जंग के जख्म चाट रहा है। वो भी बिल्कुल बारूद के ढेर पे बैठा हुआ है। उसकी 7-8 लाख आबादी जो है वो शहीद हो चुकी है, उसकी इकॉनमी की तबाही निकल गई है। लेकिन उसके बावजूद भी रूस की और इसी ईरान की और इसी जनरल कासिम सुलेमानी की सपोर्ट से वो खड़ा था, वो मजामत कर रहा था। अभी कुछ अर्सा पहले टर्की भी उस ब्लॉक में शामिल हुआ। लेकिन ईरान एक बड़ा तवाना मुल्क है। ईरान जो है वो आज तक पिछले 40 साल से अगर अमेरिका के आगे सस्टेन करता है तो वो इससे ज़्यादा भी करेगा। और बहुत कम लोग इस बात से वाकिफ हैं कि ईरान जो है वो बड़ा ज़बरदस्त जवाब देने की सलाहियत रखता है। हमारी दुआएं ईरान के साथ हैं, ईरान को बिल्कुल अपने दिफा का पूरा पूरा हक है और हमारी पूरी हमदर्दियाँ ईरान के साथ है। अब एक और इस ज़िम्नन बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के इस वक्त जो जंगल है उनमें बड़ी तबाही फैली हुई है। 500 मिलियन से ज़ायद जानवर जल चुके हुए हैं, कुछ जानी नुकसान भी हो चुका है। बहुत सारे मुसलमान, बहुत सारे पाकिस्तानी और इंसानियत को सबसे बड़ा थ्रेट है इस वक्त जो एनवायरनमेंट का इशू है, ग्लोबल वार्मिंग का इशू है। और उनके लिए दुआ कीजिए। हमारी बड़ी ही खूबसूरत शायरा हैं पाकिस्तान की, नौशी गिलानी साहिबा, उन्होंने भी यही शिकवा किया कि पाकिस्तान ने उस तरह से उस चीज़ को हाईलाइट नहीं किया। उन लोगों को अपनी दवाओं में याद रखिए, जिस तरह की आप सपोर्ट कर सकते हैं उनके लिए ज़रूर कीजिए। अब आते हैं फवाद चौधरी साहब का और मुबशिर लुकमान साहब का जो इशू है, ये हुआ क्या। मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि मैं ज़ाती तौर पे इस बात की तरदीद करता हूं। किसी भी इंसान को कोई ये हक नहीं कि वो किसी पे थप्पड़ मारे, किसी के चेहरे पे थप्पड़ मारे। इससे तो इस्लाम भी मना करता है कि आप किसी के चेहरे पे हाथ नहीं उठा सकते। और फिर आपको पता है थप्पड़ का बदला थप्पड़ है, ये भी ये हमारा मजहब हमें सिखाता है, आंख का बदला आंख। किसी एक इंसान को बिल्कुल ये हक नहीं पहुंचता कि वो किसी दूसरे इंसान की इज्जत को पामाल करे। लेकिन अब जहां तक मुबशिर लुकमान साहब का मसला है, ये कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है। बेशक आप मेरी बात से इख्तलाफ करें, आपको पूरा पूरा हक है, लेकिन मैं इस पे अपना मौक़िफ़ देता हूँ। फिर जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये ज़रूर है कि फवाद चौधरी साहब ने पीटीआई के लिए बड़ा काम किया। पीटीआई को जो जब पानामा आ रहा था तो बहुत कम लोग ऐसे जानते हैं कि जो 126 दिन मुसलसल जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाते रहे और फिर आके वो नून लीग को काउंटर करते थे। हालांकि नून लीग उस वक्त हुकूमत में थी और किस तरह से कोई एक दिन भी ऐसा नहीं था कि जब फवाद चौधरी साहब बाहर नहीं आते थे और वो सारी चीज़ें बयान नहीं करते थे। वो एक एक करके उसका उनको जवाब देते थे। फिर टॉक शोज से लेकर आगे तक जिस तरह से उन्होंने नैरेटिव डेवलप किया पीटीआई के हक में, उससे हर वो बंदा जानता है जो पीटीआई के साथ मुंसलिक था या जो सहाफत के साथ मुंसलिक था, जो पिंडी इस्लामाबाद में या कोर्ट
रूम के अंदर की सहाफत को समझता है। फिर ये हुआ कि जब हुकूमत बन गई तो मुबशिर फवाद चौधरी साहब को जो है वो वजारत जो इतलात थी उसका कलमदान सौंपा गया। कुछ क्राइसिस हुए तो फिर उनको उससे दस्तबरदार करके मिनिस्ट्री ऑफ जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसमें वो कलमदान उनके सुपुर्द किया गया। उन्होंने उसमें भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की। अभी वो हमारी लास्ट टाइम उनसे मुलाकात हुई थी तो उसका हवाला भी मैंने आपके साथ शेयर किया था, किस तरह से वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर चल रहे हैं ज़बरदस्त तरीके से। कुछ अपने इलाके में भी उन्होंने कुछ प्लांट्स के इफ्तिताह किए हैं। अभी 3-4 वो टेक्नोलॉजी के पार्क्स जो है वो बनाना चाह रहे हैं। इसके साथ उन्होंने कहा कि हम अपना खलाई मिशन भी बहुत जल्द स्पेस में भेजने वाले हैं। इंडिया को नाकामी हुई थी। उसके अलावा आपको पता है फवाद चौधरी साहब हर जगह किसी न किसी सूरत में आपको नुमाया नजर आते हैं। मोदी के साथ जो इंडिया के साथ उनकी एक होती है ट्वीट्स की सूरत में, वो सारी चीज़ें। इससे पहले उन्होंने समी इब्राहिम साहब को थप्पड़ मारा, उसकी उन्होंने वजाहत भी की थी, शायद उस पर फिर उन्होंने माजरत भी की थी साफियों से जो पार्लियामेंट में आके, लेकिन उन्होंने उसकी वजाहत की थी कि ये इशू था, बहुत ज़्यादा पर्सनल हो गए थे समी साहब उनके लिए। वो मामला ख़त्म हुआ था। और अभी फिर ये दूसरा मामला हो गया लाहौर में एक शादी की तकरीब में। पहले भी एक इशू शादी की तकरीब में था, तो अब ये दूसरा इशू फिर शादी की तकरीब में हुआ कि खड़े थे कुछ लोग जिसमें ये कहा गया कि खाकवानी साहब थे, जहांगीर तरीन साहब थे, गुफ्तगू हो रही थी नॉर्मल, तो फवाद चौधरी साहब भी थे और बिल्कुल इतने में ये आए मुबशिर लुकमान, नॉर्मल गपशप होती रही। चूंकि कुछ दिन पहले ही अभी प्रोग्राम किया था मुबशिर लुकमान ने किसी दूसरे एंकर को साथ बिठाकर, उसमें उन्होंने बड़ी बातें की थी कि उस एंकर ने कहा था कि जो अभी कुछ ऐसी वीडियोज़ हैं जिसमें कुछ हुकूमती लोग भी शामिल है और उसमें फवाद चौधरी साहब का नाम भी लिया गया था कि वो हरीम शाह के साथ उनकी वीडियोज़ हैं। और इस पे फवाद चौधरी साहब ने उनसे पूछा कि आपके पास क्या इस चीज़ का सबूत है, आप इस तरह के इल्ज़ाम तराशी करते हैं, क्या ऐसी फुटेज हैं? तो वो नॉर्मल गपशप करते करते और फिर बात आगे बढ़ी तो फवाद चौधरी साहब ने एक ज़बरदस्त जो है वो थप्पड़ रसीद किया उनको। और वो बकौल हमारे सोर्स के वो ये कहते हैं कि मुबशिर एक इतनी ज़ोरदार आवाज़ आई, अभी वो हाथ मिला के आगे बढ़े थे कि इतनी ज़ोरदार आवाज़ आई कि वो मुबशिर लुकमान जो है वो नीचे गिर गए और फिर वो रफा दफा हो गया मामला और इसको बीच में पड़ गए। कुछ उन्होंने इस मुजामत भी की मुबशिर लुकमान ने, लेकिन जो थप्पड़ था वो इतना ज़्यादा था कि वो कंफ्यूज हो गए, उनको चीज़ें समझ नहीं आई। अब यहाँ कुछ ये सारी चीज़ तो ये इवेंट तो रिपोर्ट हो गया, इसके बाद गालम गलोच हुई, मामला रफा दफा हो गया। लेकिन बात यह है कि एक यूट्यूब चूंकि अब एक ऐसा नशा लग गया है लोगों को, कुछ लोग इस तरह से आते हैं, वो बात भी करते हैं कि हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें और हमारी यूट्यूब वीडियो शेयर करें और लाइक करें, और दिन ब दिन ऐसी सनसनी को मेंटेन करने के लिए ऐसे ऐसे टॉपिक्स लेके आते हैं। अभी देखें कंटेंट से इख्तलाफ हमें करना चाहिए, जाहिर है हम भी यूट्यूब करते हैं। इस वक्त जब इशू है ईरान का, इस वक्त इशू है जब अमेरिका का, इस वक्त जब इशू है कश्मीर के मुसलमानों का, इंडिया के मुसलमानों का, और एक ऐसे वक्त में अगर इतना बड़ा जो खुद को एंकर समझता है अगर शख्स, और वो ये बात करता है कि वो एक हरीम शाह एक ऐसी लड़की जिसका वालिद खुद उसके बारे में रोता है और वो कहता है कि इस लड़की ने मुझे तबाह बर्बाद कर दिया, उसको बेस बना के एक हुकूमत को टारगेट करना और ऐसे इल्ज़ामात लगाना और इतनी सनसनी क्रिएट करना भी मेरे ख्याल में ज़्यादती है। ये भी कोई मुनासिब बात नहीं होती कि आप जब इस तरह से सिर्फ और सिर्फ अपनी ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए सनसनी इस हद तक फैलाना शुरू कर दें कि आप भूल जाएं कि एथिक्स क्या होती हैं और आप बेबुनियाद इल्ज़ामात की एक भरमार शुरू करते हैं। मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि मुबशिर लुकमान एक और नॉर्मल सहाफ़ी हैं, अगर जिन्होंने अपना कैरियर शायद बिजनेस प्लस से शुरू किया था, तो इतने ही मुख्तसर अरसे में उनके पास वो 2 जहाज़ कैसे आ गए, 2 जहाज़ों के वो कैसे मालिक बन गए। एक साफ़ी, मैं ऐसे साफ़ियों को भी जानता हूँ जो बड़े अखबारों में काम करते हैं, उनके घरों में यकीन मानिए फाके हैं अभी। तो साफ़ी कैसे इतना अमीर हो सकता है कि उसके पास 2 जहाज आ जाएं और वो 2 जहाज़ों को लेके चल रहा हो। और ये भी एक सोचने वाली बात होती है, कैसे इतना बड़ा डॉन बन जाता है साफ़ी, वो जहाज खरीदे। और फिर मुबशिर लुकमान साहब के एक रेट पे आप लोग शायद जानते भी होंगे, वो मलिक रियाज की प्लांटेड स्टोरी, कौन नहीं जानता कि वो मलिक रियाज के साथ उन्होंने एक प्लांटेड प्रोग्राम किया था। लेकिन ये फिर अलमिया ये कि यही लोग जब इतना इनके क्रेडिट पे इस तरह की चीज़ें भी होती हैं, इसके बावजूद भी लोग इनकी बात सुनते हैं, इनको फॉलो करते हैं, इनकी जो है वो इनकी बात मानते हैं और इनकी बात पे यकीन करते हैं। मैं इससे इख्तिलाफ नहीं है, आपका हक है, आप जिसको मर्जी सुने,
आप जिसकी मर्जी बात करें, लेकिन कम से कम आपको ये भी एक दफ़ा सोचना चाहिए कि एक सहाफ़ी इस्लामाबाद बेस में ऐसे कितने सहाफ़ियों से आपकी मुलाकात करवा सकता हूँ जो इस वक्त अपने बच्चों की फीसेस तक अदा नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी तरफ जब आप मुबश्शिर लुकमान साहब जैसे किरदारों को देखते हैं जिनके पास अपने दो दो जहाज हैं और जो देखे सुने, और फिर मैं आपको एक और बात बताऊं, बहुत कम लोग ये जानते हैं कि मुईद पीरजादा को भी मुबश्शिर लुकमान ने मारा था। ये एआरवाई की बात है, एआरवाई में ही थे दोनों। ये भी बहुत कम लोग जानते हैं। और मुबश्शिर लुकमान भी कोई इतनी जो है वो दूध से धुले हुए नहीं है जो लोग बहुत ज्यादा ये तनकीद कर रहे हैं। मैंने पहले इस बात की तरदीद की कि थप्पड़ किसी को नहीं मारना चाहिए, किसी को कोई हक नहीं पहुंचता कि कोई किसी इंसान पे हाथ उठाए और फिर वो भी उसके चेहरे पे और अपनी जाती अना की तस्कीन के लिए। लेकिन जहां तक बात है कि बात कुछ और है। शायद बात यह भी है कि जो कुछ अरसे से शायद फवाद चौधरी साहब ये बात कहते हुए हमें पाए जा रहे हैं ट्वीट्स की सूरत में कि कुछ ऐसे लोगों की जो है वो अभी इंक्वायरीज होनी है, वो कुछ चीज़ों को सिस्टमेटिक करना चाह रहे हैं अपनी वजारत के अंडर, जिसमें कुछ अर्सा पहले आपको याद है हामिद मीर साहब ने भी एक शोशा छोड़ दिया था कि आए मुझे गिरफ्तार करो, और अब मुझे पता है कि आप हमें क्यों गिरफ्तार करना चाह रहे हैं। तो उसमें शायद कहीं ना कहीं मुबश्शिर लुकमान का भी नाम आता है, इसलिए मुबश्शिर लुकमान पर्सनल हो गए थे बहुत ज़्यादा उनके लिए। बहरहाल मुबश्शिर लुकमान साहब से हमारा भी यही सवाल है कि वो ये बात तो कम से कम ज़रूर बताएं, आवाम को बड़ी अखलाकियात का वो दर्स देते हैं कि उनके पास जो दो जहाज़ थे वो कहाँ से आए और मलक रियाज के साथ उनके क्या ताल्लुकात हैं। उन्होंने जो प्लांट स्टोरी की थी मलक रियाज के लिए, वो इंटरव्यू अब भी यूट्यूब पे मौजूद है, और उसके बाद उनको दुनिया टीवी से निकाला भी गया था, वो क्या था। यही कुछ, अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक से आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।